नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत तमाम विषयों के बीच में हम कांग्रेस पे चर्चा करेंगे। उदयपुर में एक मैराथन बैठक हुई और उसमें कांग्रेस में जान फूंकने के लिए बहुत सारी बातचीत हुई, बहुत सारे नए संकल्प लिए गए और एक संकल्प ये लिया गया कि एक संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जन जागरण किया जाएगा और तमाम सारी ऐसी वैचारिक चीज़ें वहाँ पर रखी गई। और इससे ये माना गया कि कांग्रेस को खड़ा करने में 2024 के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। कई सारी चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी जिसमें हम ये चर्चा करना चाहते हैं तमाम विषयों के बीच में। एक बात राहुल जी ने ये कही कि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के पास वैचारिक ताकत नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है, इसलिए कांग्रेस ही वो दल है जो इसका मुकाबला कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए राजस्थान के उदयपुर में खूब चिंतन हुआ। 3 दिन तक चले चिंतन शिविर में इस बात पर मंथन हुआ कि बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए। काफी चिंतन के बाद कांग्रेस ने संगठन में बड़े सुधार करने का संकल्प लिया है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। कांग्रेस ने एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट देने का फैसला किया है। हालांकि परिवार के दूसरे सदस्य ने अगर संगठन में 5 साल काम किया है तो उसे भी टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अगले लोकसभा चुनाव में 50 साल से कम उम्र के नेताओं को 50% टिकट दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, संगठन में हर स्तर पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं को 50% पद दिए जाएंगे। पार्टी में बुजुर्ग नेताओं के लिए रिटायरमेंट की उम्र भी तय होगी। स्थानीय स्तर पर मंडल समितियां बनाई जाएंगी। सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। सोनिया गांधी ने नेताओं से कहा कि पार्टी के अंदर चाहे जितनी असहमति हो, लेकिन पार्टी के बाहर सबको एकता दिखानी चाहिए। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने विचार खोलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का संदेश। चिंतन शिविर में राहुल गांधी को एक बार फिर अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को आईना दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस का जनता से संपर्क टूट गया है। इसे फिर से स्थापित करने के लिए जनता के बीच जाना होगा। जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। और जनता चाहती है, जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस समेत केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरा है। राहुल ने कहा कि उनकी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से है और विचारधारा की इस लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है, क्षेत्रीय दल नहीं। रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अप्रोच है उनकी। राहुल भले ही ऐसा कह रहे हो, लेकिन क्षेत्रीय दलों को लेकर कांग्रेस के अंदर अलग राय है। इसी चिंतन शिविर में कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए पार्टी ने गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं। सवाल ये है कि राहुल और कांग्रेस के बयानों में विरोधाभास क्यों दिख रहा है? राहुल क्षेत्रीय दलों को कम करके क्यों आंक रहे हैं?
यूपी और पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का वजूद ही खतरे में है। बिहार और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों के बिना कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। तो फिर राहुल ऐसा बयान देकर क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल ये भी है कि कांग्रेस बड़े सुधारों के लिए कितनी तैयार है। चर्चा के लिए आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा दूं। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता अमीक जामई हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रागिनी जी, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी एक रिपोर्ट के जरिए भी देखी और पिछले 2-3 दिनों से हम ये सुन भी रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, जन जागरण करेंगे, लेकिन मूलभूत विषयों पे अभी भी बहुत ज़्यादा सहमति बनती हुई नहीं दिखी। जैसे क्षेत्रीय दलों के बारे में जो बात कही गई उसको लेकर के मतभेद देखने को मिले। कई सारे और G23 के जो इश्यूज थे उनको लेकर के कोई सफाई नहीं आई। ये कहा गया कि एक परिवार एक टिकट मिलेगा, लेकिन उसमें इफ एंड बट लगा दिया गया कि 5 साल काम किया हो, तो ये सब गड्ढमड कर दिया गया। और असली मुद्दा जो है कि सड़क पे उतर के आंदोलन करें, उस पर तो बातचीत ही नहीं हुई। रागिनी जी। नीरज जी, उदयपुर में हुए नव संकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, कांग्रेस के संघर्ष के साथी इस भाव के साथ गए थे कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और सबसे जरूरी ये समझना है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपने 2-3 मुख्य सवाल मुझसे पूछे, मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले, क्योंकि अमीक भाई भी हमारे यहाँ बैठे हैं, क्षेत्रीय दलों पर आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कुछ कहा, कांग्रेस के नेताओं का कुछ रुख है, कुछ गड्ढमड है। मुझे नहीं लगता कुछ भी गड्ढमड है। बात बिल्कुल बहते पानी की तरह साफ और स्पष्ट है। जब राहुल जी कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के पास कोई एक विचारधारा नहीं है, आशुतोष जी बैठे हैं, ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। मैं आम आदमी पार्टी की बात से शुरू करती। जब अन्ना का आंदोलन होता है तो अपने आप को सत्य का परिचायक बताने वाले, अहिंसा का परिचायक बताने वाले, भाई का भाई से हो भाईचारा जैसे गीत बताने वाले, सुनाने वाले, गांधीवादी बताने वाले अरविंद केजरीवाल पीछे गांधी जी की फोटो लगाते हैं, क्योंकि तब उनको लगता था कि अन्ना हजारे को एक सिंबॉलिक रूप में बिठा देंगे, गांधी जी की बड़ी सी तस्वीर लगा देंगे और अनशन करेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा राजनीतिक रूप से। फिर वही केजरीवाल जब पंजाब में जाते हैं तो गांधी को भूल जाते हैं, फिर भगत सिंह की बात करने लगते हैं, फिर अंबेडकर की बात करने लगते हैं, और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों से गांधी जी की तस्वीर भी गायब हो जाती है। तो वो इस अवसरवादिता की बात कर रहे थे, इसकी ओर इशारा कर रहे थे कि कई क्षेत्रीय दल ऐसे भी हैं जिनकी वैचारिक धुरी ही नहीं है। वो आज एक बात बोलेंगे, कल दूसरी बोलेंगे, परसों तीसरी बोलेंगे, और आप उनको किसी तरीके से पिन फोर नहीं कर सकते, पकड़ कर नहीं कह सकते कि भैया आप तो वैचारिक स्तर पर कल ये बात कह रहे थे, आज ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसी कोई निष्ठा, ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए और संवैधानिक मूल्यों के लिए बहुत खतरनाक भी है। पहली बात। अब दूसरी बात कि कांग्रेस, आप कह रहे हैं कांग्रेस का संगठन सिमट रहा है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और कहीं ना कहीं इसी कारण हम चुनाव भी हारे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस वो धागा है, वो सूत है, जो कि यदि कोई गठबंधन भी होता है तो उसे एक सूत्र में पिरो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा केवल कांग्रेस पार्टी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, पैन इंडिया इंपैक्ट है, पैन इंडिया महत्व है। हम ही एक ऐसा छत्र है जिसके नीचे तमाम ऐसी पार्टियां जो कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, जो देश की डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहती हैं, जो देश की संप्रभुता और सीमा पर लगातार हो रहे वार से देश को बचाना चाहती हैं, संविधान की बात करती हैं, वो उस छत्र के नीचे आकर एक बड़ी लड़ाई लड़ सकती हैं, पर ये आगे की संभावना है। तो ये दोनों बातें अलग अलग जगह हैं, इनको एक साथ जोड़कर मुझे लगता है क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस पार्टी को भिड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अरे मैंने दूसरा तो अभी कुछ कहा ही नहीं। जी। अब दूसरी बात का भी जवाब मैं आपको दे दूं। आपने कहा कि क्या बदलाव। देखिए, हम ये सोच कर गए थे कि संगठनात्मक रूप से बड़े परिवर्तन की कांग्रेस पार्टी में जरूरत है।
इलेक्शन स्ट्रैटेजी को बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए 10 साल पहले चुनाव लड़ा जाता था, तो चुनाव लड़ने की रणनीति भी बदल गई है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिमोनेटाइजेशन के बाद पैसे का अगर भंडार किसी के पास है, जो कि पता भी चला कई हजार करोड़ रुपया, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और फिर किस तरह से इलेक्शन स्ट्रैटेजी को बेहतर करते हुए हम बेहतर कनेक्ट और संदेश, हम मुद्दे अच्छे उठाते हैं पर वो जनता उन मुद्दों के साथ जुड़ नहीं पाती, हम जोड़ नहीं पाते। तो ये कनेक्ट, ये संदेश पहुंचाने का माध्यम कैसे बेहतर करेंगे, इन पर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। और हमने संगठन अपने अंदर झांककर अपनी त्रुटियों को सुधारने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। आपने कहा कि इफ एंड बट लगाया, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ। अच्छा, एक मिनट रागिनी जी, इससे पहले कि बहुत लंबा पॉइंटेड बात करें, आप 3 कमियां बताइए जो उसमें उस नव संकल्प चिंतन शिविर में तय हुआ कि ये 3 प्रमुख होंगी, तो बहुत सारी, 3 बताइए मुख्य कौन सी? एक मैं उसी से शुरू करने वाली थी, क्योंकि मैंने उस पर खुद प्रेस वार्ता की थी। 50 बिलो 50, 50% पदाधिकारी ब्लॉक स्तर से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक 50 साल की आयु से नीचे के होंगे। 50 साल इसलिए रखा गया ताकि हमें अनुभव भी मिले और नया जोश भी मिले, समन्वय बना सके। दूसरा, एक व्यक्ति एक पद, ऐसा समझा जाता है कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, जो हम जनता से भी बात करते हैं कि एक ही व्यक्ति, ये भी आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी समस्या थी। जब एक व्यक्ति एक पद कहा गया, तो आशुतोष जी हैं और 2-4 और बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनको पार्टी से ही बाहर कर दिया जब उन्होंने सवाल पूछा। हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति पर एक जिम्मेदारी हो, ताकि उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरे अच्छे तरीके से 100% हो सके। तीसरी बड़ी बात जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि एक परिवार में एक टिकट, 1 फैमिली 1 टिकट। आप कह रहे हैं कि उसमें इफ एंड बट लगाया, पर मैं अपना उदाहरण आपको देती हूँ। मैं और मेरे पति, हम दोनों NSUI छात्र संगठन से जुड़े। अब हम दोनों को 21-22 साल कांग्रेस पार्टी में होने वाले हैं। 10 साल हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, फिर हमारी शादी हुई, हम फैमिली बन गए। पर अगर अब आप ये कहें कि हम दोनों को राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी शादी हो गई है, तो ये अन्याय होगा। और ये सिर्फ मेरा उदाहरण नहीं है, मेरे जैसे बहुत रागिनी जी, मैं ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे नेता हैं जो पार्टी में काम करते हैं। उसके बाद अब आप अगर लेफ्ट में भी देखें तो प्रकाश करात, वृंदा करात दोनों हैं। तो ऐसे में अन्याय ना हो। नहीं, रागिनी जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अन्याय और न्याय ये सब आप लोग तय करेंगे पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी के अंदर जब बहुत सारी चीजें इफ एंड बट या फ्लूइड छोड़ दी जाती हैं, डिस्कशन पे छोड़ दी जाती हैं, तो होती हैं। तो ये इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया था कि जैसे आपका केस है, अब मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि आप दोनों लोग पार्टी में न रहें या दोनों लोग पद लें। आप जरूर लीजिए, आपका मन है, आपका काम है, आप जरूर करिए। सवाल ये है यहाँ पे कि जो नवसंकल्प की पूरी बातचीत की गई, उसमें जो असली मुद्दा आपने एक रखा कि आप अपनी बात पहुंचा नहीं पाते लोगों तक, उसके लिए आप गिना रही थी कि हम और स्ट्रेटजी बनाए। उसमें स्ट्रेटजी क्या है? बड़े नेता सड़क पे उतरे, इश्यूज प्लेट पे रखे हुए हैं, उस पर बात करें, उस पर कोई बात नहीं करता। पूरी कांग्रेस पार्टी ट्विटर पे चलती है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का भाषण नहीं सुना है मैंने, इसलिए तो बोल रहा हूं। एक बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया और ये कहा कि ठीक 80 साल पहले भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था जब अंग्रेजों का शासन था। भारत जोड़ो के नारे के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा होंगी, पूरे देश में होंगी। तमाम मुद्दे, चाहे वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर भारतीयों को चेताना, सजग बनाना और अपनी कांग्रेस पार्टी की इस मुहिम के साथ जोड़ना ताकि देश का भला हो सके, ये हम करेंगे। और आप, महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनिया जी ने कहा कि हम जैसे, मतलब अपना उदाहरण देते हुए कि हम जैसे जो वृद्ध नेता भी हैं या वरिष्ठ नेता भी हैं पार्टी के, वो भी इस पदयात्रा में हम उतरे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और नौजवान तो खैर इसका परचम उठाएंगे ही। तो हम जनता तक पहुंचने की बात नहीं कर रहे हैं या केवल बंद कमरों की बातें। देखिए, शॉर्ट टर्म और दूरगामी दोनों तरह के कदम हम उठाना चाहते हैं और ये तो शुरुआत है। अगर आप कहें कि हाथ पर दही जमा लीजिए तो माफ कीजिए, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, सही दिशा में बढ़ता हर कदम मंजिल की ओर करीब ले जाता है। और मैंने जब आपको उदाहरण दिया, सिर्फ अपना उदाहरण नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता। देखिए, ये भी कहा जाता है कि नहीं, रागिनी जी देखिए, कहने और करने में बड़ा फर्क है। रागिनी जी, अब काफी आपसे बातचीत हो गई। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक
3 दिन का चिंतन शिविर कर लेने से कांग्रेस एकदम कल से बदल जाएगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, कितने बड़े नेता वहां गए जमीन पे? कोई गया था क्या? इसके लिए चिंतन शिविर का इंतजार हो रहा था क्या कि जब एक चिंतन शिविर होगा, सोनिया जी आदेश करेंगी, हम तब सब लोग सड़क पे जाएंगे? नीरज जी, नहीं, देखिए मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने ये बड़ा आपत्तिजनक प्रश्न किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ प्रियंका जी मेहनत कर रही थी, बाकी कौन कर रहा था? हाँ, कर रही थी, तो प्रियंका जी बड़ी नेता नहीं है? नहीं, मैंने यही कहा, आपने सुना नहीं? मैंने कहा कि प्रियंका जी के अलावा कौन बड़ा नेता गया वहां पे? अब आप मेरी भी बात सुनिए ना, मैंने सुनी आपकी। कोरोना के बीच में जब इलेक्शन कमीशन ने रैली पर रोक लगाई हुई थी, उस दौरान क्या करते उत्तर प्रदेश में जाके? हमने डिजिटल रैली की, राहुल गांधी जी ने उससे पहले प्रियंका नहीं, देखिए प्रियंका जी लगातार लगी थी वहां पे, बहुत मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी नेता कहाँ थे? निकला था स्टार कैंपेनर्स का, उसका परिणाम ये हुआ कि 2% वोट पे आ गए आप। वहां पर गया है प्रचार करने के लिए। और ये आप भी मानेंगे कि प्रियंका जी ने जितने मुद्दे उठाए, चाहे वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, भर्ती की बात हो या किसानों की बात हो, वो सारे मुद्दे सही थे। लेकिन अगर पोलराइज चुनाव होगा तो थर्ड पार्टी एलिमिनेशन हो जाता है, वो वस्तु स्थिति अलग थी। पर आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने मेहनत नहीं की, ये गलत होगा। लेकिन उस मेहनत को जीत की तरफ ले जाने के लिए और क्या करना चाहिए? सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी जो है, निर्णय लिए हैं कुछ कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में हमने भी बताया कि प्रियंका जी ने मेहनत की, बाकी लोग ट्विटर पे मेहनत कर रहे थे। राहुल जी भी नहीं दिखाई दे रहे थे, यूपी में नहीं दिखाई दे रहे थे ना। खैर, एनीवे, विनोद जी, नव संकल्प लिया गया है, लगता है आपको कि पार्टी एकदम नए जोश खरोश के साथ आ जाएगी? आपको लगता है कि कुछ और कमियां हैं अभी जिस पे एड्रेस नहीं किया गया? आप देखिए, मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं कि उसमें देखो। सर, अनुभव तो है आपके पास, सबसे लंबा अनुभव आपके पास है। मुझे नजर आ, इवन रागनी से ज्यादा अनुभव आपके पास है सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ। ये जाने से पहले, इनके शिविर से पहले भी मैंने लिखा था, और अब भी थोड़ा कुछ लिखूंगा, कोशिश करता हूँ कि अपने हिसाब से कुछ लिखूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को आज के दिन एक संजीवनी बूटी की जरूरत है, और वो संजीवनी बूटी है इलेक्शन में जीतना। और उस संजीवनी बूटी को हासिल करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स है, उसके लिए जो तौर तरीके हैं, उसमें कांग्रेस को एक ऐसा नैरेटिव जनता के समक्ष पेश करना है जो बीजेपी के नैरेटिव के विरोध में है, उसमें जो कमियां हैं उसको बताता है, और जनता को मान्य होगा। अब वो नैरेटिव कैसे बनेगा, वो उसकी मुझे कोई भी इंडिकेशन जो उदयपुर का शिविर है उससे नहीं मिली। क्योंकि देखिए, मैंने आपके शायद पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने स्टालिन पर आरोप लगाया डायनेस्टी का, तो स्टालिन ने एक वीडियो चलाया और उसने कहा कि मुझे फख्र है अपनी डायनेस्टी पे, मुझे फख्र है इस बात पे कि मैं कलेगनार का बेटा हूं, और मुझे फख्र है इस बात पे कि मेरी पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं और उसको आगे ले जा रहा हूं। और जब 1 बरस पूरा हो गया उनका सीएमशिप का, तो जाके उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं कलेगनार की तरह लिख तो नहीं सकता। आपको पता है करुणानिधि बहुत अच्छे राइटर थे, तमिल के फिल्मों के लिए लिखते थे। मैं उनकी तरह बोल तो नहीं सकता, वो बहुत अच्छे वक्ता भी थे। लेकिन एक बात मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उतनी ही मुस्तैदी से, उतनी ही हिम्मत से काम करूंगा जितनी की हिम्मत से जनता के लिए कलेगनार काम करते थे। इसको कहते हैं ओनिंग अप योर पास्ट, आपकी जो विरासत है। और मुझे दुख है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी अपने पास्ट को मुस्तैदी से आइडियोलॉजिकली डिफेंड नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा कि अगर पंडित जी, मतलब पंडित नेहरू ने सिर्फ बंदरी बनाए होते तो फिर मैं आईआईटी कैसे जाता। आप समझे मेरी बात को? करेक्ट। कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास को, अपनी पेरेंटेज को, अपनी लीनिएज को वो नहीं करती जब तक उसके बिना पर एक नैरेटिव नहीं बनाएगी। क्योंकि बीजेपी हमेशा 70 साल की बात करती है, पंडित जी को जलील करती है, उन पर
आरोप लगाती है और कांग्रेस पार्टी चुपचाप उन आरोपों को सुनती है। कुछ बरस पहले जी। एक बड़े तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा समागम था। उसमें एक गुरुजी वो योगा सिखाते हैं दुनिया को, उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू मास मर्डरर थे। वो उन्होंने 47 के हवाले से जो 40 पार्टीशन के दौरान जो कत्लो गारत हुई थी उस संदर्भ में कहा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस पार्टी अब विनोद जी, क्या कांग्रेस एक दुविधा में है क्या? ये उसको कोई गिल्ट फील होता है जिससे जैसे आप जो बात कर रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे पाते या अपनी लीगेसी को ओन नहीं करते, उस पर प्राइड नहीं करते, बोले एक अजीब सी हिकअप हो जाता मुझे है। आप एक कैरेक्टर है, मेरा ख्याल है ये कैरेक्टर उसमें है, रामायण में एक कैरेक्टर है जिसको अपनी शक्ति का आभास, शायद बाली है वो कैरेक्टर, जिसको अपनी जी हनुमान जी को भी जिसको बताते अपनी लेके आइए, जिसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है कि उसको अगर आप सूतली से बांध दो तो उसको ये एहसास नहीं कि वो सूतली तोड़ के आजाद हो सकता है। मतलब 2014 से पहले तो आजाद ही थे, ये एकदम से कैसे ये महसूस करने लगे? पांव और अपने हाथ और अपने मस्तिष्क और अपने विचार पे जो सूतली बांध रखी है उसको तोड़ना पड़ेगा। दुनिया में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसका इतिहास पंडित नेहरू जैसा हो, इंदिरा गांधी जैसा हो, राजीव गांधी जैसा हो, जिन्होंने गलती नहीं की है। अभी हाल ही में जो नए मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के, उनसे किसी ने पूछा, अरे आपके पास तो एक सीट है, आपका क्या वजूद है? तो उसने उस अंग्रेज जर्नलिस्ट को बोला कि 1939 में चर्चिल के पास 4 सीटें थी, उसको क्यों मुख्य प्रधानमंत्री बनाया था आपने? देखिए, कांग्रेस को अपने ही इतिहास से दोबारा रूबरू होने की जरूरत है और उस इतिहास को आज के संदर्भ में इंटरप्रेट करने की और जनता पर तक पहुंचाने की जरूरत है। द कांग्रेस पार्टी हैज टू प्ले मुन्ना भाई फॉर इट्स ओन पास्ट। जी सर। रागिनी जी, विनोद जी बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं और उसी को मैंने सवाल भी पूछा था कि आप जवाब नहीं दे पाते, गिल्ट फील है क्या, आप वैचारिक द्वंद्व है, समझ नहीं पाते? जो विनोद जी ने कहा कि उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। 2014 तक तो आप ही लोग सत्ता में थे, फिर अचानक से या आपको लगता है कि नहीं, आपकी आइडियोलॉजी में कुछ गड़बड़ था इसलिए अब आप डिफेंड ही नहीं कर पाते उसको? नीरज जी, मेरा ये मानना है कि ईश्वर ने 2 कान दिए, एक जुबान दी है और उसी के अनुपात में सुनना और बोलना चाहिए। और विनोद शर्मा जी ने जो बात कही, जो सुझाव रखे, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहती, कोई आक्षेप नहीं है, कोई उसमें मैं इफ एंड बट नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी का गरिमामय इतिहास रहा है, न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बल्कि पोस्ट इंडिपेंडेंस अपने हाथों से देश को हमने बनाया। और हम मतलब IIT, IIM, इसरो या बड़े बड़े संस्थान जो पंडित नेहरू जी के दूरदृष्टि के कारण इस देश में स्थापित हो पाए, वही नहीं, लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक संस्थाएं, ढांचे सब हमने खड़े किए। और यदि हम जनता को ये बता नहीं पा रहे हैं, क्यों, या उनका विश्वास इस बात पर, मैं वही कह रही हूँ, नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। नहीं, वो इस पे मंथन हुआ क्या चिंतन शिविर में कि क्यों नहीं कर पाते आप लोग? सवाल तो ये क्यों नहीं कर पाते? मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया, 7 साल से सत्ता से विमुख है, संगठन सिकुड़ रहा है, आज पूर्ण रूप से 2 प्रदेशों में सरकार हमारी बची है। ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं के मन में दुविधा आना, संशय का भाव पैदा होना, भ्रमित होना, विचारधारा के स्तर पर भी, संगठन के स्तर पर भी, जनता से जुड़ाव के स्तर पर भी मैं समझती हूँ कि लाजमी है। पर इसको दूर करना हमारा, ये तो वैचारिक कमजोरी है ना। अगर सत्ता से विमुख होते ही लोग, दीजिए, उसके लिए 3 बड़े कदम उठाने का फैसला हमने किया है। पहली बात यह है कि नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपने ही नेता, अपने ही कार्यकर्ताओं को पहले ये समझाना कि ये इतिहास है, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म, 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी, कंटेस्टिंग सिंगुलैरिटी ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, एक भारत की विविधता, भारत की बहुलता, भारत की कौमी एकता, इन सब के बारे में बात करना, ये पहली बात। ठीक, रागिनी जी, एक मिनट,
हाँ बोलिए, आप बोलिए जी, बताएं। नहीं, मैं अब दूसरे मेहमानों के पास जाता तो नौ संकल्प तो है आपका, लेकिन न्यू आइडिया नहीं है। जो भी विनोद जी ने कहा, स्ट्रैटेजी कहाँ है? विचार ठीक है आपका, अच्छा, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा, लोग उसमें ट्रेंड होंगे, आइडिया नया क्या है, इनोवेशन क्या है, क्या नई आप चीज़ करने वाले? संकल्प बहुत अच्छी बात है आपने करा। आपने संकल्प के नाम पे ये कहा कि अमीर जमई की पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। जबकि आप देखिए सारे विपक्ष, ममता जी को देखिए, केजरीवाल जी को देखिए, तमिलनाडु में देखिए, उड़ीसा में देखिए, सब वही लोग आपको सफाया कर रहे हैं। जगन को देखिए आंध्रा में, तेलंगाना में देखिए केसीआर को, आप कह रहे हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं। जमई साहब, आप लोगों की कोई विचारधारा नहीं, आप तो लड़ ही नहीं सकते। ये आपने मुझसे पूछा? नहीं, ये मैंने अमीक से पूछा है, क्योंकि उनको बुलाया मैंने इसीलिए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर आरोप है कि कोई वैल्यू नहीं। मरोड़ के प्रस्तुत किया, मैंने, अरे दोबारा आऊंगा तो एक मिनट रुकिए जी, आऊंगा रागिनी जी आपके पास। जमीन साहब बताइए। वाजपेयी साहब, जो ये चर्चा कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में हो रही है, शायद बहुत सारे लोग इसलिए भी बात करना चाहते हैं कि भारत की जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है वो उससे कोख से निकली हुई एक ऐसी पार्टी है कि जिसने उस जमाने में सभी विचारधाराओं का नेतृत्व करते हुए देश को जो है आज़ादी की तरफ ले गए। अब सोचिए कि वो पार्टी मुख्यतः क्या बात जयपुर से निकल कर आई है। जयपुर से मुख्यतः यही बात निकल के आ रही है कि राहुल जी के जरिए कि क्षेत्रीय पार्टियों की कोई विचारधारा है नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि पंचमढ़ी के सेशन में कांग्रेस ने इसी तरह का एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय पार्टियों से आप गठबंधन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपने बिहार में गठबंधन किया, फिर आपने बंगाल में ममता जी के साथ चुनाव लड़े, झारखंड में और बिहार में, महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि एनसीपी का, शरद पवार जी का पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है? क्या समाजवादियों का, जो 4 बार की सरकारें रही हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर रह के एक समाजवादी पार्टी बनी, जिसका नेतृत्व लोहिया जी और मीनू मसानी जैसे जो नेता करते थे। ये अलग बात है कि समाजवादियों का एक लव एंड हेट का रिलेशन कांग्रेस के साथ एक लंबा हमारा चलता रहा। लेकिन इन समान विचारधारा पे कांग्रेस को हमें ऐसा लगता है कि एक ऐसी बात कहनी चाहिए थी कि जब आज पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, डेमोक्रेसी हमारी स्टेक पर है, हमारे हाथ से निकल गई है, निजीकरण आप देखिए, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में, वो सभी राष्ट्रीयकृत जो हमारे बड़े बड़े चीज़ें थी उसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बेच दिया। तो हमें लगता था कि कांग्रेस एक ऐसा सपना देगी भारत के लोगों को कि उनको लगेगा कि हाँ, कि कांग्रेस 2024 में शायद हो सकता है कि देश में सबको एकजुट करके नेतृत्व कर सके। लेकिन ये बहुत ही विरोधाभासी बात है जो राहुल जी के जरिए आई है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। तो फिर आप झारखंड में सरकार में क्यों हैं? हेमंत सोरेन जी के साथ आप महाराष्ट्र में क्यों हैं? 2017 में समाजवादी पार्टी ने आपके साथ यहाँ पे गठबंधन किया। अलग बात है कि किसका परफॉर्मेंस कम रहा या ज्यादा रहा। तो मुझे लगता है कि जो विजन है वो साफ क्लियर होना चाहिए। जमील साहब, सीधी बात यह है वाजपेयी साहब ने, उनको आपकी जरूरत नहीं है। आप ही लोग पीछे लगे रहते हो कि कांग्रेस हमारे साथ समझौता कर ले। उनको आपकी जरूरत ही नहीं है। मानते नहीं कि आप किसी लायक है कि आपकी कोई आइडियोलॉजी जो बीजेपी लड़ सके। देखिए बात कांग्रेस, मैं आऊंगा आपके पास। अरे रागिनी जी, आप जवाब दीजिएगा। नहीं है, आप कांग्रेस के मुंह में शब्द मत डालिए। वाजपेयी क्या साहब, मैंने पूरे वक्तव्य में ये कहा कि हमें क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं है, हम उनकी कोई हैसियत नहीं समझते, या वो चुनाव जीतने या हराने में? आप कह रहे हैं ना कि उनकी विचारधारा लड़ने लायक है ही नहीं। विचारधारा का उदाहरण मैंने आपको दिया, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर किस तरीके के अलायंस बनाए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो हम अलायंस बनाएंगे उससे हमारे प्रदेशों में किस तरीके का नुकसान होगा, क्या कांग्रेस के संगठनात्मक रूप से क्षरण होगा या कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, ये तय करना तो हमारा अधिकार है। नहीं, आप ही तय करेंगे रागिनी जी। मैं इसी का जवाब उनसे ले रहा हूँ कि 2024 के लिए रागिनी जी, जमी जी को जवाब देनी चाहिए। उनके ऊपर ये आक्षेप है। ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, कांग्रेस के कंधे पे रखकर बंदूक मत चलाइए। अरे वो जमेई साहब से पूछ रहा हूँ कि हम उनके सम्मान 24 में आपकी, अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ, राहुल जी ने कहा है कि वो लोग नहीं लड़ सकते 24 में बीजेपी से, तो उनको जवाब देने दीजिए। समय के गर्भ में बात है नीरज। हाँ, समय के गर्भ में होगी, लेकिन जिसके ऊपर आक्षेप लगा उसको जवाब देने दीजिए। जी अमिक बोलिए। मैं जवाब वो बिल्कुल मैं सुनूंगी, पर आप गलत शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के बिहार पे मत करिए। अरे जमेई को बोलने दीजिए प्लीज रागिनी जी।
हाँ। वाजपेयी साहब, जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस है ना, वो हर पार्टी में होते हैं, हाँ। हर सोच और विचारधारा में होते हैं। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो भी, अभी शायद मेरी बहन रागिनी बताएंगी, कि नरेंद्र मोदी जी की ये जो पूरी अधिनायकवादी सरकार है, इसकी जो निजीकरण की नीतियां हैं, इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इसकी जो कृषि नीतियां हैं, अभी इन्होंने 3 सोचिए कि जो अध्यादेश थे जिसको वापस लेने की बात हुई थी, इस देश के किसानों से कोई बात नहीं हुई। तो क्या आपकी नीतियां क्या है? समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में ठीक है, हम कुछ लाख वोटों से हम हार गए, हमने माननीय अखिलेश यादव जी अकेले इस अधिनायकवादी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी एक तरफ, अमित शाह जी एक तरफ, आरएसएस एक तरफ, बजरंग दल एक तरफ, और एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी, हम लड़े। हमने इस लड़ाई को पूरी ताकत से, जोश खरोश के लड़ा, और हमने एक सपना दिया कि हम कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यूनिटी और स्ट्रगल के साथ जो विपक्ष है उसको आगे बढ़ने की एक कोई ख्वाब देना चाहिए, ना कि ये कहकर कि हम सुपीरियर हैं और समाजवादी पार्टी की हेमंता सोरेन की या शरद पवार जी का कोई विचारधारा ही नहीं है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। जी आशुतोष जी, असल समस्या क्या ये है, रागिनी जी कह रहे हैं कि मैं शब्द डाल रहा हूं, लेकिन समस्या देखिए क्या, अभी जो जमीन ने कहा मैं उसी शब्द को कोट करता हूं, सुपीरियरिटी का एहसास कि हम डील कर सकते हैं आइडियोलॉजिकल लेवल पे या स्ट्रेटजिक लेवल पे, लेकिन स्टेट्स की स्थिति में आप देखिए तो क्या हालत है। दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा था रागिनी जी से कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है। संकल्प तो बहुत अच्छी बात होती है, पीओए क्या है, सड़क पे कौन उतरेगा, कैसे उतरेंगे, वो स्ट्रेटजी दिखती है आपको इस पूरे नवसंकल्प के चिंतन शिविर में? नीरज जी, इस पूरी जो बातचीत आपकी हो रही, मुझे लगता है बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है जी। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि 300 और 3 ना, 300 का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में अभी तक यह माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में संकल्प की कमी है, तो कम से कम इस चिंतन शिविर के माध्यम से वो संकल्प दिखाई पड़ रहा है। उनको इस बात की चिंता हो रही कि अगर अब नहीं खड़े हुए तो फिर पार्टी रसातल में चली जाएगी, और काफी हद तक उसको नुकसान इस बात का हो चुका है। और इसमें संकल्प के साथ साथ दूसरा जो 100 है संगठन, और तीसरा 100 है संघर्ष। संगठन के स्तर पर उनको इस बात का एहसास हुआ कि संगठन के स्तर पर उनको बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। इसीलिए आप एक परिवार एक टिकट, एक व्यक्ति एक पद पर 5 साल, उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड, संगठन में 50% जो है 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, संगठन में 50% जो है SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज के लिए करना। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी एहसास है कि असेसमेंट विंग होना चाहिए, पब्लिक इंसाइट विभाग होना चाहिए, एकीकृत कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, सलाहकार परिषद होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि उनको इस बात का एहसास है कि संगठन को आधुनिक बनाने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। तीसरी बात जो उन्होंने कही है संघर्ष, यानी आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर पदयात्रा निकालने के बारे में सोच रहे हैं और अक्टूबर में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास है कि बिना जमीन पर उतरे हमारा जो कल्याण नहीं होने वाला है। तो ये जिस कांग्रेस पार्टी को 8 साल या कम से कम 7.5 साल लग गए इस बात को रियलाइज करने में, तो कम से कम इस बात का स्वागत होना चाहिए कि आज उनको ये एहसास है कि अब नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई सिचुएशन है। तो फिलहाल कांग्रेस को क्रांतिकारी बदलाव करने की जरूरत है, वो इंटेंट उन्होंने जरूर दिखाया। अब जो 3 न की बात की जा रही है, वो मेरा कहना है कि नेता, नैरेटिव और नेहरू, कि कांग्रेस पार्टी को अब जो नेक्स्ट स्टेप लेके आना है वो ये तय करना पड़ेगा कि 2024 की लड़ाई या आगे की लड़ाई या 10 साल की लड़ाई या 15 साल की लड़ाई किसके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। वो राहुल गांधी होंगे, वो प्रियंका गांधी होंगे, या शशि थरूर होंगे, या रागिनी नायक होंगे, कौन होगा ये तय करना पड़ेगा। तो संघर्ष निकलेगा या पार्टी को तय करना पड़ेगा। दूसरा, उनका नैरेटिव क्या होगा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि बीजेपी के पास एक बहुत जबरदस्त नैरेटिव है, और नैरेटिव गढ़ने की क्षमता का मुकाबला फिलहाल कांग्रेस पार्टी और देश की किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। तीसरी बात, नेहरू। मैंने कहा नेहरू इंपॉर्टेंट, नेहरू इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो विनोद जी ने सवाल खड़ा किया कि आपको क्या अपने अतीत से डर लगता है। अगर किसी पार्टी को अपने अतीत से डर लगने लगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो फिर गौरव बोध उसके अंदर नहीं रहेगा, फिर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में से ग्रसित रहेगी। नेहरू जी ने इस देश को लोकतंत्र दिया है, और नेहरू के पास कांग्रेस पार्टी को वापस जाना पड़ेगा अगर वो नेहरू को डिस्कवर नहीं करती है, क्योंकि सबसे बड़ा हमला अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद किसी पे किया है तो नेहरू पे किया है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी भी आज नेहरू का नाम नहीं लेती है। आप बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेती है, लेकिन नेहरू का नाम नहीं लेती। और बिना नेहरू के पास जाए हुए कांग्रेस पार्टी का कल्याण नहीं हो सकता है,
क्योंकि वो आपकी विरासत है और उस विरासत ने देश को इस मकाम तक पहुंचाया है। वो मुद्दा उठाते हैं कि पंडित जी यूएनएससी में ले गए कश्मीर को, आप समझ रहे हैं, तो आप उसका जवाब दीजिए और उसके पुख्ता जवाब हैं। देखिए मेरी बात समझिए, इस बात कोई भी नेता ऐसा नहीं है दुनिया में जिससे गलतियां नहीं हुई हैं या रेट्रोस्पेक्टिव विजडम से किसी एक डिसीजन को गलत मान लिया गया। आप समझिए इस बात को। पंडित नेहरू ने इस देश में संस्थान खड़े किए हैं, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसकी सारी शक्ति जो आज के दिन बिक रहा है पब्लिक सेक्टर, वो तो पंडित जी के जमाने में खड़ा हुआ। सबसे बड़ा डैम जो हमारा भाखड़ा डैम था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हुआ। देखिए उसकी स्थापना। आप एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी को डिफिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसलिए डिफिडेंट है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लिखाई और पढ़ाई छोड़ दी है और कांग्रेस पार्टी के पास जो इंटेलेक्चुअल इन्फेंट्री है उसको डिलीनेट कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। आज भी कांग्रेस पार्टी के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैं ये मानता हूं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के पास आज भी जो ह्यूमन रिसोर्स है और काफी हद तक सोशलिस्ट तंजीमों के पास भी, वो और तंजीमों के मुकाबले सुपीरियर ह्यूमन रिसोर्स है जी, पढ़ा लिखा ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन आज के दिन जो इंटेलेक्चुअल रोल बैक की प्रक्रिया शुरू हुई है इस देश में, जो विद्वता की रोल बैक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस का है जी, उस रोल बैक को रोककर कांग्रेस ने अपने आप को पहले पाठशाला बनाना है अपने काडर्स के लिए और फिर इस देश को पाठशाला बनाना है अपने को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि बहुत से यंग लोग जो आज के दिन वोटर हैं उनको पंडित जी से उतनी वाकफियत नहीं है, क्योंकि आजकल वी आर डीलिंग विद अ जनरेशन व्हिच इज बीइंग ब्रॉट अप ऑन व्हाट्सएप, ऑन टेलीविजन, नॉट ऑन बुक्स ब्रॉडली। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। रागिनी जी जवाब देंगे आप? बहुत अच्छा, रागिनी जी का लिंक डाउन हो गया। जबई साहब, ये सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूँगा। देखिए, बहुत गंभीर जो चीज़ें निकल के आ रही, मैंने अभी आपसे पूछा क्षेत्रीय दलों की स्थिति ये है, क्या आपको लगता है कि एक ऐसी परिस्थिति बन रही है जहाँ पे भले ही राहुल जी ने ये कहा हो कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे वो नहीं, लेकिन एक संयुक्त प्रयास की ज़रूरत आप लोग महसूस करते हैं? नवीद, एक बात कह दूं बिफोर ही आंसर्स, कैन आई ऐड वन लाइन? हाँ बोलिए सर। देखिए, आई वुड लाइक टू देखिए, आइडियोलॉजी की आप बात करते हैं। हाँ, आइडियोलॉजी पे आप उसको भले ही कैसा माने, आइडियोलॉजी पे लालू यादव ने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है जिस आइडियोलॉजी की बात कांग्रेस पार्टी करती है, और उसके चलते वो जेल में भी बैठे हैं। वो दोस्ती कर सकते थे बीजेपी के साथ, बहुत से लोगों ने दोस्ती की है बीजेपी के साथ, और उसके बाद आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। सर एक मिनट, रागिनी जी आ गई। सर रागिनी जी, जो बात विनोद जी ने कही है कि आप लोग जवाब नहीं दे पाते, क्यों नहीं दे पाते? विनोद जी तो बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं कि आपको दे, लेकिन आप दे नहीं पाते। मैं वही सवाल दोबारा तो आपसे दोहराता हूँ, क्या ये गिल्ट फील है? आपको लगता है कि नहीं, पहले जो गलत है उसको क्यों डिफेंड करना? क्यों नहीं देते आप जवाब? क्या प्रॉब्लम है? नहीं नीरज जी, मुझे लगता है कि शायद विनोद शर्मा जी को ऐसा लगता है कि हम पर्याप्त स्तर पर जवाब नहीं दे पाते, पर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी रहती है और वैचारिक मुद्दों पर हम पीछे हट जाते हैं या हम दृढ़ता के साथ खड़े नहीं होते, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ के खिलाफ कोई एक नेता है देश में जो दहाड़ कर बोल सकता है, उनको कटघरे में खड़ा कर सकता है, उनके खिलाफ आवाज उठा सकता है, तो वो राहुल गांधी है। और मुझे बताइए, क्या केजरीवाल जब शाहीन बाग में जाकर मुसलमानों के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटा पाए? जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तब कहाँ केजरीवाल दुबक कर बैठ गए थे? क्या वो इस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ खड़े होते हैं जैसे कांग्रेस पार्टी पक्ष लेती है? जब हिजाब की बात हुई, चाहे बुलडोजर की बात हुई, चाहे आजान और ये सब, ये तमाम जो जिस तरीके का धार्मिक द्वंद्व पैदा करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, कांग्रेस पार्टी खड़ी होकर बोलती है। मैं रोज डिबेट करती हूँ, मेरे जैसे तमाम साथी आपके जैसे चैनल्स पर बैठकर प्रखरता और मुखरता के साथ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को रागिनी जी, एक सवाल आप बहुत छोटा जवाब दे दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना है। रागिनी,
रागिनी, मैं इसे आस्क यू पीपल, आपके पास आपके रैंक्स में यू हैव जो लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं पीएन अक्सर पे, कृष्णन मेनन पे, हिंदुइज्म पे, हाल ही के वर्षों में लिखी हैं, उन लोगों को क्यों नहीं इंटेलेक्चुअल इन्फेंट्री बनाते अपनी? क्यों नहीं उन लोगों को आगे करके अपनी पार्टी की विचारधारा को उसको विस्तार से बताकर लोगों तक नहीं पहुंचाते? जी, ये जो आपका निकलेगा ये भारत जोड़ो, क्या इस भारत जोड़ो के दौरान आप लोग बताएंगे जनता को कि किस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री की छवि को बुरी तरह से कुचला जा रहा है बेरहमी से? क्या उनका जो आज के दिन उनका जो उनका जो रिकलेक्शन है वो कितना इल इन्फॉर्म्ड और गलत है उनके बारे में? जी विनोद जी, मुझे रागिनी जी बहुत छोटा सा ब्रेक लेना, और आपका शायद वीडियो गड़बड़ है तो मैं लौट के आके फिर आपका जवाब भी लूंगा, और जमील साहब के पास बहुत देर से नहीं गया, उनके पास जाऊंगा मैं। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज बातचीत हो रही है कांग्रेस के ऊपर। जो एक नव संकल्प शिविर हुआ था उसमें बहुत सारी बातचीत हुई है। जमील जी को लेके ही सामने, जमील जी जो बात मैं आपसे ब्रेक के पहले पूछ रहा था उसका भी आप जवाब दें, उसमें एक छोटा सा और जोड़ देता हूँ कि 24 की तैयारी के लिए विपक्षी एकता के लिए तो ये बहुत ही मतलब अच्छा संदेश नहीं दिया है? नहीं, देखिए 2024 के लिए सबकी अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन उससे पहले जो आपका सवाल था मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए यूपीए 1 में और यूपीए 2 में ये जो पूरा कोएलिशन बना उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, और उसका परिणाम ये था कि लेफ्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सबके मिलने से देश को एक बहुत ही विजनरी प्रोग्राम मिला, चाहे वो आरटीआई हो, एनआरएजी हो, या लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो पूरा प्रोग्राम था, जिसको ही लेकर आज इस देश की नरेंद्र मोदी जी सरकार अपने नाम से उसको जो है इनकैश करा रही है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब क्षेत्रीय दलों को लेकर जो कांग्रेस का अपना स्टैंड है, या पार्लियामेंट के अंदर ब्रॉड लेवल पे बहुत सारी चीज़ों पर ये सभी विपक्षी पार्टियां संसद में एकता दिखाती हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत ही कन्फ्यूजन सिचुएशन होती है कि एक्चुअली कांग्रेस किस तरफ जाना चाहती है। अब जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, बात करते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ की, तो हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो पॉलिसी है निजीकरण की, कांग्रेस में क्या फ़र्क है? तो जब तक कांग्रेस अपने आप को भारत की जो आत्मा है, जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसके ज़रिए अपने आप को ड्राफ्ट नहीं करती है, तो क्षेत्रीय पार्टियां, जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल लाइन है, सोशलिस्ट लाइन है, और माननीय अखिलेश यादव जी के रिजीम में तो वो आरएसएस बीजेपी को लेकर बहुत ही ग्राउंड तक बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग हमारे वर्कर्स की हुई है। तो हमें लगता है कि जब तक कोई एक पॉलिटिकल करेक्ट कोई लाइन नहीं होती है तो साथ में बैठने ना बैठने का तो फिलहाल कोई सवाल नहीं बनता है। लेकिन 24 में मुझे लगता है कि इस देश को के कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को, द वेरी आइडिया ऑफ द इंडिया को अगर बचाने की बात आती है तो सबको अपनी अपनी ताकत से उतरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का वाजपेयी साहब अगर आप ले लो तो 5 से 6 लाख वोट हम बीजेपी से कम है। तो समाजवादी पार्टी सबसे पोटेंशियल पार्टी है जो बीजेपी आरएसएस का सामना उत्तर प्रदेश में 1 to 1 हम करने की तैयारी में है। और ठीक है, देखिए 24 आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 24 का जब इलेक्शन होगा ना, उसमें हम लोग कितनी बार शोज भी कर चुके हैं, विनोद जी से, आशुतोष जी से बात होती कि एक विपक्षी एकता बनेगी, लेकिन जब इस तरह के बयान आएंगे तो उस पर क्वेश्चन उठेगा। खैर अभी तो समय है उसमें, लेकिन उसके एक प्रिकर्सर के तौर पर हमने इसकी चर्चा कर ली। रागिनी जी, आप जवाब देना चाह रही थी विनोद जी को, संक्षेप में रखिएगा प्लीज। नीरज जी, अब चूंकि आपने अमीक भाई को पहले बुलवाया तो नहीं, आपकी लाइट चली गई थी, वो ब्लैक हो गया था इसलिए। नहीं, वो मैं जानती हूँ, कुछ टेक्निकल इशू था। मुझे लगा सर दिल्ली में भी लाइट जा रही है आजकल, क्या ऐसा कुछ है क्या? बहुत ज्यादा लाइट जा रही है, कई घंटे लाइट जा रही है। अब आप केजरीवाल जी के किसी प्रतिनिधि को बिठाते तो उनसे सवाल पूछते। बहरहाल मैं आपको बताऊं, देखिए आपने एक सुपीरियोरिटी की बात की कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई सुपीरियोरिटी है जब हम क्षेत्रीय दलों की तरफ देखते हैं।
तो मैं कहूंगी सुपीरियरिटी नहीं है, पर वास्तविकता से तो हमें सामना करना पड़ेगा ना। राहुल जी ने कहा कि कोई भी एक क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकता है। लड़ सकता हो तो बता दीजिए। क्या ममता बनर्जी जी का मध्य प्रदेश में कोई वर्चस्व है? क्या समाजवादी पार्टी कर्नाटक में कुछ कर सकती है? क्या वाईएसआर गुजरात में जाकर कुछ कर पाएंगे? तो वही बात मैंने आपसे कही कि अगर एक धागा जो पूरी माला को पिरो सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह मत देखिए। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कहा, एक पैन इंडिया प्रेजेंस वाली पार्टी है। हर जिले, हर मोहल्ले, हर गली, हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और वो हमारी क्षमता है। बुरे से बुरे हालात में भी 11 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया था ना। आप उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो हम भी, जो सच्चाई है उससे ऐसा नहीं है कि हम अवगत नहीं है। सच्चाई ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिला उससे कहीं ज्यादा, उससे 4% वोट ज्यादा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और जो और अन्य दल लड़ रहे थे उनको मिलकर मिला है। तो गठबंधन इस देश की सच्चाई है, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम नव संकल्प चिंतन शिविर से निकलते ही आपको ये बता देंगे कि हम किस किस जगह पर किस किस क्षेत्रीय दल से गठबंधन करेंगे, तो वो संभव नहीं। मैं देखिए रागिनी जी प्लीज एक मिनट सुनिए ना आप। देखिए 40% वोट लेकर अगर केंद्र में सरकार बन रही और कोई आदमी इससे खुश रही, देखो 60% तो इस सरकार के विरोध में है। तो अगले 20-30 साल तक आप खुश बने रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं गलत लेकिन यार आप वही बता रही ना बसपा का इतना इनका। अरे आप देखिए 40-50 सीटें आपने जीती प्रदेश में और आपके बराबर लगभग सारे प्रदेशों में लोग क्षेत्रीय दल सीट जीत के आ रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैंने कहा कि अगर विपक्ष को वोट ज्यादा मिलता है अलग अलग लड़ने पर, जितना सत्ता बनाने वाले को मिला है, तो गठबंधन की संभावनाएं और खुल जाती है। आशुतोष जी, ये मैंने कहा। आशुतोष जी, खुश नहीं हो रही हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। अब रुकिए ना एक मिनट। अरे रागिनी जी, आशुतोष जी से मैं अभी दोबारा ही जा रहा हूँ, हालांकि वो इतनी गंभीर बात कर देते हैं कि फिर उसी पे चर्चा होने लगती है। आशुतोष जी ये मुझे बताइए कि क्या मैं नेहरू जी पर जरूर कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे मैं रागिनी जी प्लीज एक मिनट रुकिए। नेहरू जी पे बहुत बात हो चुकी है, आशुतोष जी से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या लीगेसी हमारा बहुत पास बहुत शानदार था, हमने बहुत बढ़िया काम किए। हाई स्कूल में मेरे 80% नंबर आए, इंटर में मेरे 90% नंबर आए, लेकिन बीए में मैं 30% 33% पे फेल हो रहा हूँ बार बार। तो क्या मुझे उस लीगेसी का फायदा मिलेगा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या एमबीए करने के लिए? देखिए, आप हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर संगठन को अपने आप को रीइन्वेंट करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जो बात 1947 में सच साबित थी, आज उसी से आप 2022 का चुनाव लड़ सकते हैं, 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। बल्कि एक राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जो सफलता का एक आत्मघाती सिद्धांत होता है, यानी सफलता कुछ समय के बाद अपने आप को ही जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो इसलिए, लेकिन जो लेगेसी है कांग्रेस पार्टी की, इतनी बड़ी लेगेसी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में शायद ही किसी पार्टी के पास इतनी बड़ी लेगेसी हो। दुनिया जिन महात्मा गांधी को आदर्श मान के नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन लड़ा, मार्टिन लूथर किंग ने जिस लड़ाई भारी पड़ रही है, नहीं भारी नहीं पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को अपनी विरासत में वापस लौटना पड़ेगा। मैं ये बात रागिनी जी को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो जिस तरीके के नेहरू को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को रामधारी सिंह दिनकर की किताब है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें नेहरू जी ने प्रस्तावना लिखी है 1.5 पेज की। सिर्फ उस प्रस्तावना को ही अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने रख देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। जो नेहरू जी की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय दर्शन को लेकर, भारतीय परंपरा को लेकर, भारतीय मानस को लेकर, भारतीय चिंतन को लेकर जो आज तो जिस सवाल तो ये रखते क्यों नहीं है, फॉल्ट लाइन है क्या उसमें, क्यों नहीं रखते? इसका मतलब उनके मन के अंदर कुछ संकोच है कि नहीं रख पा रहे हैं। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई, तो उसके बाद मैं अपने टीवी चैनल में डिबेट में था, रविशंकर प्रसाद इतने बड़े नेता थे, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा, आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो क्या करूं, पार्टी दफ्तर में ताला लगा दूं? मैंने कहा पार्टी दफ्तर में ताला लगाने की जरूरत नहीं, रीइन्वेंट करने की जरूरत है। मोहन भागवत नागपुर से दिल्ली आए, उन्होंने कहा कि ये गैंग ऑफ 4 की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। नितिन गडकरी को लेकर आए, एक नए नेता की तलाश की, नरेंद्र मोदी सामने आए, नया नैरेटिव बढ़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विरासत नहीं छोड़ी, वो हिंदुत्व नहीं छोड़ा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी को नेहरू क्यों छोड़ने की जरूरत है, गांधी क्यों छोड़ने की जरूरत है? आप गांधी नेहरू को पकड़ के बैठिए,
अपने आप को रीइन्वेंट करिए, नया नैरेटिव खड़ा करिए और गिल्ट में मत रहिए। प्रॉब्लम क्या है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, आज उस कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही साबित कर देते हैं, उनको पाकिस्तान परस्त साबित कर देते हैं। और जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, उस कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? अरे इनका तो कोई इस देश में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो अगर इसका जवाब अगर कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही तो कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम। इसलिए मैंने कहा एक ऐसे नेता की जरूरत है जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके न केवल बातें करें, राहुल गांधी बातें करते हैं लेकिन वो नैरेटिव नहीं गढ़ पा रहे हैं जिस नैरेटिव की जरूरत है। जी विनोद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं और ये इस बात को मैं समझता हूं कि रागिनी ध्यान से सुनेगी। रागिनी इज अ वेरी लर्नेड पर्सन और रागिनी के टीचर्स को भी मैं जानता हूं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, फारूकी साहब थे एक सीपीआई के नेता बहुत बड़े, और राजीव गांधी फाउंडेशन में एक सेमिनार में वो बोल रहे थे और उन्होंने एक बात कही थी जो टके की बात है, बांध लेनी चाहिए अपने दामन में कांग्रेस पार्टी को। और वो बात कहने के बाद तुरंत उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई थी। वहीं पर उन्होंने कहा था कि हम जैसी पार्टियां जब गलत निर्णय लेती है तो हमारी पार्टियों को नुकसान होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी गलत निर्णय लेती है तो पूरे देश को नुकसान होता है। आप अपने आप को पैन इंडियन पार्टी कहते हैं, सही कहते हैं, इस निरीह स्थिति में भी कहते हैं, सही कहते हैं, 11-12 करोड़ वोट मिलता आपको मिलता है जी, लेकिन उसके साथ साथ आप पे जो ड्यूटी है कि आप अपना हर कदम सोच समझ कर रखेंगे, हर बात सोच समझ कर बोलेंगे। जो राहुल ने बोला रीजनल पार्टीज के लिए आप चली गई थी कहीं, वो गलत था, तथ्यों के हिसाब से भी गलत था। मान नहीं रही ना वो लालू यादव के मुकाबले का सेकुलरिज्म किसी ने किया है क्या इस देश में? जेल में बैठा है, उसके चलते दोस्ती कर लेता बीजेपी के साथ, सारा खेल पलट जाता। स्टालिन बैठा है कि नहीं? डटा हुआ है अपनी बात पे डटा हुआ। रोज बताते हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर हमको, केंद्र को, कि आप कहां गलत हैं। आप क्यों नहीं शैडो गवर्नमेंट्स बनाते? आपके पास नहीं है क्या? आप क्यों नहीं इंटेलेक्चुअल फ्रंटियर बनाते, अपने इन्फेंट्री बनाते? शैडो गवर्नमेंट्स क्यों नहीं बनाते हर सरकार, हर प्रांत में जहां पर आप सत्ता में है या नहीं है? अगर आपके पास लेजिस्लेचर पार्टी वहां पर नहीं है तो आप अपनी पीसीसी को शैडो गवर्नमेंट बनाए, क्यों नहीं करते आप लोग? जी सर, एक छोटा जवाब ले लो। इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? रागिनी जी, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? विनोद जी, मैं आप मानेंगे ये बात जो आज आपने कही। मैं पॉलिटिकल कमेटी की सदस्य थी चिंतन शिविर में, और ये दोनों बातें जो आपने कही और आशुतोष जी ने कही, इस पर व्यापक चर्चा की है। और मैं बिना किसी गुरेज के साथ कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ सालों में ये कमी हमारी रही है। दोनों चीजें, ये समझना, ये आत्मसात करना कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है, लोकतंत्र कमजोर होता है, संवैधानिक मूल्य कमजोर होते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इस पर गहन चिंतन कांग्रेस ने किया है, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। और आशुतोष जी, जो आपने बात कही जी, ये बात मैंने स्वयं कही है उस पॉलिटिकल कमेटी की बैठक में और लिखित रूप में दिया है कि नेहरू को रिवाइव करना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। समय की मर्यादा है। ऐसी भारतीयता जो नेहरू के साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल के ऊपर आधारित हो, आइडिया ऑफ इंडिया। जी रागिनी जी, समय एकदम खत्म हो गया। आपकी बात को हम लोगों ने समझ लिया। जो बात आशुतोष जी कह रहे हैं, रागिनी जी प्लीज, एकदम समय खत्म हो रहा मेरा। जो बात आशुतोष जी कह रहे हैं, विनोद जी कह रहे हैं, जमेई जी ने कहा, ये आप स्वयं कह रही हैं। ज्ञान, संकल्प, विचार एक चीज है और उसका एप्लीकेशन दूसरी चीज है। समय नहीं, आप स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन प्लान ऑफ एक्शन सामने रखना और उसको जमीन पे उतारना, रागिनी जी समय समाप्त हो गया। जैसे विनोद जी कह रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। कांग्रेस को शायद अपने आप को रीइन्वेंट करने की या नए चीज़ों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी उस लिगेसी में जीते रहेंगे कि हम तो बहुत महान थे, अगले साल भी हम महान रहेंगे, तो शायद बात बनेगी नहीं। क्योंकि अब आपको वो ज़मीन पे उतारना है, नए प्रयोग करने हैं और करने हैं, सिर्फ बातें नहीं करनी है। इसलिए शायद दिक्कत होगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कर ही नहीं सकते, कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। अगले 2-4 महीने हम लोग देखेंगे कि अध्यक्ष कौन चुनता है,
कैसे आगे स्ट्रक्चर बनता है देश भर में, इनकी जो कमेटियां हैं, जो जिला समितियां हैं, उससे पता लगेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। और जो विनोद जी कह रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली या थॉट प्रोसेस पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और डट के खड़ा होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष की जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिए। उन्होंने ही, रादर बीजेपी की बजाय उन्होंने ही आपका सफाया किया है राज्यों से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सिंह की आवाज़।